पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम धामी ने उत्तराखंड मंडपम का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही ज्ञान महाकुंभ में शामिल हुए सीएम धामी ने संगम स्नान के अनुभव को अद्भुत करार दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम में मां को स्नान कराकर उनकी इच्छा को पूरा किया और सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी दोनों ने मिलकर मां को स्नान कराया और गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी समानता के साथ समरसत्ता कार्यक्रम में शामिल हुए और ये कार्यक्रम आचार्य शिविर प्रयागराज में आयोजित किया गया और इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड में सबसे पहले पुष्कर सिंह का अभिनंदन किया। संतों ने पुष्पमाला पहनाकर सीएम धामी को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने भी संतों का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि त्रिवेणी की पवित्र भूमि और महाकुंभ के शुभ अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। समान नागरिक संहिता लागू करना विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मेरा जो सम्मान संतों ने किया है वो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज से मेरठ के बीच में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार से जोड़ने की मांग उठी है। ये मांग उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उठाई गई। दरअसल सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पौड़ी जिले में के यमकेश्वर में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक साथ मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के बीच में प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़े जाने की मांग सीएम धामी ने उठाई है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे और वहीं प्रशासन का भी कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किया जा सकता है और हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार चारधाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछली बार भी चारधाम की यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए। अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू कर रहे हैं। इसमें लोगों को दुनिया भर की समस्याओं का सामना भी होता है, क्योंकि ठंड का समय है, रहने की वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार की है। सरकार को इस विषय में जो यात्री आ रहे हैं उनका समुचित ध्यान रखना चाहिए और यात्रा में निश्चित तौर से लोग आएंगे तो प्रदेश का डेवलपमेंट भी होगा। खबर लक्सर से है, जहां पर बालीटिप गांव से नाबालिग किशोरी को मुस्लिम युवक के भगा ले जाने के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने, आपको बताते चले कि भीकमपुर पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया है। संगठन के नेताओं और ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक किशोरी को सकुशल बरामद नहीं किया जाता है, आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घंटों तक चले हंगामे के बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह और कई कोतवाली प्रभारी लक्सर पथरी एसओ मौके पर पहुंचकर वार्ता की। ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को भरोसा भी दिलाया।
अगले 24 घंटे में किशोरी को जल्द ही बरामद किया जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लड़की को गायब हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी खाली हाथ है। तो इसी को लेकर हमने आज पुलिस का यहाँ पे घेराव किया और पुलिस प्रशासन का हमारे जो भी है हिंदू समाज के लोगों को कहना है कि आज शाम तक या कल तक हम लड़की को बरामद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी इनको कुछ ऐसे क्लू मिले हैं। इन्होंने अलग अलग अपनी टीमें भेजी है और उन टीमों के अनुसार ये जल्दी लड़की को बरामद करने की बात कर रहे हैं। अभी जो क्षेत्राधिकारी लक्सर है हमारी सीओ मैडम है नताशा सिंह, अभी हमने उनसे वार्तालाप की है तो उन्होंने बताया कि कुछ अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं और बहुत जल्द हम शायद उम्मीद करते हैं कि आज कल में ही लड़की बरामद हो जाएगी। और अगर लड़की बरामद नहीं होती है तो हम गांव वालों के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। इसके लिए हमें अगर हिंदू महापंचायत बुलानी पड़ी तो हिंदू महापंचायत भी बुलाएंगे, गांव के अंदर ही हिंदू महापंचायत करेंगे। लेकिन अभी हमने पुलिस को समय दिया है कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द लड़की को बरामद कीजिए। हम आशा करते हैं कि जल्दी लड़की बरामद होगी। गांव के अंदर ये चौथी घटना है और कुछ माफियाओं द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि लड़की जल्द से जल्द बरामद हो और हिंदू बहन बेटियों का इस प्रकार शोषण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी लगभग 2 दिन के बाद हम फिर इसमें दोबारा बैठेंगे, अभी गांव वालों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला समय रखेंगे। 8 तारीख को तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब बॉडी टीप में एक नाबालिग जो लड़की है उसके गायब होने के प्रकरण में मुकदमा थाना क्षेत्र लक्सर में दर्ज हुआ है। उसके संबंध में गांव वाले के द्वारा चौकी पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनको पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसमें पुलिस ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर रही है व गहनता से इसमें जांच चल रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है व अभियुक्तों को ढूंढने का प्रयास जारी है। इसमें सीसीटीवी कैमरा, सीबीआर एनालिसिस व एफओजी की टीम निरंतर प्रयास में लगी हुई है दोनों को ढूंढने के लिए। मैडम, जो कल बॉडी टीप गांव में पथराव की घटना थी उसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है लक्सर थाना क्षेत्र में एवं उसमें विवेचना प्रस्तुत है। कितने लोग ये अज्ञात के विरुद्ध है एवं इसमें कोई नामजद अभियुक्त नहीं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जाना, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बीते महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य परीक्षा पे चर्चा रखा गया था, जिसमें लगभग पूरे देश के छात्र छात्राओं के प्रतिभाग किया है। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पहाड़ के छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा पे चर्चा पर खूब सवाल जवाब किए, जिसमें राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायण बागड़ के छात्र नवनीत रतुड़ी ने भी अवगत कराया। यह कार्यक्रम हमें मार्गदर्शन में काफी सहायक सिद्ध हुआ। और दूसरी ओर GIC रेस चोपता की छात्रा सोनम और पल्लवी और भूपेश परिहार ने बताया कि इससे हमें यह पता चला कि जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक खुद का विकास करना है। तो आज परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने हमें बहुत सी चीज़ें बताई। जैसे कि मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने सहपाठियों को कि परीक्षा हॉल में बैठने से पहले जो घबराहट होती है, जिस कारण आप जो भी याद होगा वो सब भूल जाते हैं, तो उन्होंने उस पर अपने विचार दिए और हमें एक मार्गदर्शन दिया। जो हमने परीक्षा पे चर्चा में जाना कि किस प्रकार मोदी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहना चाहिए, और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार केवल परीक्षाओं में अंक लाना ही सब कुछ नहीं है। हम अपना कौशल विकास करके भी कई सारी नई चीज़ों को जान सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमें बस ये नहीं होना चाहिए कि हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, बल्कि हमें ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ना है और हमें अपने जीवन में कुछ आगे कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ना है, ना कि केवल नंबर लाने के लिए। आज हमें PM नरेंद्र मोदी जी ने अपने परीक्षा पर चर्चा पे संभाषण पे हमें यह बताया है कि बच्चों को जो है एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए एवं पेरेंट्सों को भी स्टूडेंट्स पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने इसमें सबसे फोकस की बात यह बताई कि हमें जो है अपने प्रेजेंट के साथ चलना चाहिए, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, जिससे कि कोई बच्चा जो है पीछे नहीं छूट सकता है। एवं PM मोदी ने हमें परीक्षा पे चर्चा के बारे में बताया, जिससे हमें यह जानने को मिलता है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, उसका कैसे उपयोग करना है। सारे बच्चों के पास 24 घंटे होते हैं, पर हम उसका कैसे सदुपयोग करें ये हम पे डिपेंड करता है। हमें दबाव की बिना परवाह किए मेहनत करनी चाहिए। पेरेंट्सों को भी अपने बच्चों की इच्छाओं को जानना चाहिए कि वो उनकी इच्छा क्या है, वो किस फील्ड में काम करना चाहिए और उन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए। मुझे आज का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए खुद को, कैसे मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लास्ट टाइम पे हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए जो हम करते हैं मोस्टली। जैसे टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी। और स्पेशली अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर बाई चांस में कोई टारगेट बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट फिक्स रखना चाहिए। पर अगर टारगेट बनाया है उतना नहीं हो पाया तो उसमें अपने आप को मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है।
38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को उठाया और बैठक के बाद में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, सुरक्षा, वहां की स्थिति, हमारा बजट सत्र 3 मार्च को है, उसे लेकर शासन और तमाम चीजों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई। और साथ ही इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जब कभी बैठक होगी, जो कहना होगा उससे कहूंगा। खबर पटना से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई है। और बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए मिलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक हमारे संगठन के लोग और माननीय मंत्री लोग इसमें लगेंगे। तो 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आएंगे और किसान सम्मान समारोह के तौर पर पूरी व्यवस्था, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए, सब लोग मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक
20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीकेयू कादिया के किसानों ने समराला के माछीवाड़ा रोड पर स्थित फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के बाहर रोड जाम कर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है। उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने खन्ना नवा शहर रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस धरने के कारण खन्ना नवा शहर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा, समराला से माछीवाड़ा और रोपड़ से गढ़ी पुल नहर के किनारे सड़क पर 5-5 फुट तक झाड़ियां उगाई हैं, जिसके कारण हादसों में कई जानें भी जा चुकी हैं। और इस संबंध में हमने कई बार रेंज अधिकारी शमिंदर सिंह को कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन वन रेंज अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ